तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज़ है, मेरा यार बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मुश्क-बाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन प्रेस करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुश्क-बाम। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा कर कह रहा है, एक हाथ में चिराग का भेजा खत दबाया है, वहीं हाथ उठाकर सलाम कर रहा है। हवेली की हर सांस बेहाल हुई। ऐसा दिल थाम लेने वाला लम्हा आया जो जहाँ खड़ा था वहीं रह गया। वो ऊपर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी, वहीं से देख रही थी। वो निडर थी, जुर्रतमंद थी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आया। वो बेराम के साथ था। बेराम अम्मा के सामने बैठ चुका था। वो अम्मा के सामने खड़ा था, मुट्ठी में खत दबा था। एक खत, उसका खत, सलाम में दुश्मना, जवाबे दोस्तां। अम्मा सलाम का जवाब देना भूल गई। वो उसे पहली बार देख रही थी। उसकी इतनी शोहरत सुनी थी कि अब उसे देखकर अपनी फिक्रें भूल गई थी। भाग दौड़ कर काम समेटती कफायत जहाँ थी वहीं रह गई। उसे ये एजाज हासिल था कि उसने इमाम साहिब के शोहरत याफ्ता बेटे को करीब से देखा था, इससे बात करने का शर्फ हासिल किया था। एजाज जाता रहा। आज वो सबके सामने खड़ा था। उसके आगे पीछे काम करने वालियां सर उठाकर देखने लगी। हवेली में बहुत कुछ होते देखा था, शहर में भी बहुत कुछ बड़पा हुआ था। अब जब से शहर में इमाम साहिब का बेटा आया था, उनकी जिंदगियों में खट्टा मीठा बोलचाल आने लगा था। हर दिन नया वाकया। देखते ही देखते यहाँ वहाँ खिड़कियों, दरवाजों, ओट से सरगोशियां बुलंद होने लगी। महताब भाभी एक सतून के पीछे से अपने शोहर और उस लड़के को देख रही थी। एक नजर ऊपर चिराग की तरफ भी देखा। कैसी बात है, दास्ताने बनती चली जाती हैं। जेरे लब बुरबुराई। चच्ची को कुछ खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। एकदम हवेली में इतना सन्नाटा क्यों हो गया? वो तो शक खाने में संदूकों के साथ मसरूफ थी। पाक दामन की शादी के सिलसिले का कुछ सामान देख रही थी। कफायत को आवाजें दी, लेकिन वो जाकर वापस नहीं आई। झिलमिल गरारा हाथ में लेकर कफायत को आवाजें देती खुफगी से बाहर निकली। कफायत सतून के साथ बुत बनी खड़ी थी। तुम्हें काम से भेजा था, तुम यहाँ खड़ी हो? खफा हुई। कफायत ने गर्दन घुमाकर चच्ची की तरफ देखा और वापस गर्दन घुमा ली। चच्ची उसकी अदा पर मुस्कुरा दी। चलो कफायत, शादी सर पर है, बहुत काम है। उन्होंने उसका शाना पकड़ कर हिलाया। वो ढीठ बनकर अपनी जगह पर जमी रही। चच्ची को उसकी नजर के ताकुब में दूर उस पार देखना पड़ा। देखा कि एक लड़का खड़ा है, लड़का जिसकी नजर लख्ता भर के लिए ऊपर चिराग के कमरे की समत बुलंद हुई। वो बला की संजीदगी लिए खड़ा था। छत पर आने वाला आज उसी छत के नीचे अम्मा के सामने खड़ा था। ये उसकी किस्मत थी या फिर उसका इरादा? ये चच्ची को गुमान था, लेकिन यकीन नहीं था। वही है। कफायत ने शौक से तस्दीक की। ये यहाँ क्या कर रहा है? चच्ची कफायत के पीछे से झांक रही थी। अब जाने क्या तमाशा होगा। कफायत बड़ी बूढ़ियों की तरह बुड़बुड़ाई। चिराग की कोई शिकायत लाया है? चच्ची भी बस चिराग का सलाम लाया था। इमाम साहिब ने खास मुझे बुलाकर दरख्वास्त की थी कि उसे किसी भी काम से लगा दूं। मैं इन्हें इनकार नहीं कर सका। फिर बार बार कहते हैं सब काम कर लेता है, जल्दी काम सीख जाता है। आपको बाग की तरफ की फिक्र रहती है। मुझे कुछ खास नहीं सूझा। छत की मशरकी समत जो मचान है उस पर पहरा दिया करेगा। हवेली की निगरानी होती रहेगी। शहरों में वबाल बर्पा होते देर नहीं लगती, फिर घरों में क्या देर लगेगी। इशारा किया कि हुक्का मंगवाएं। हुक्का लाने वाली कफायत दम साथ खड़ी थी। इशारा देखकर हुक्के की तैयारी का कहने भागी।
पीछे चच्ची से ठुकराई। चच्ची ने उलझ कर देखा। कफायत, तुम्हारा रिश्ता तो नहीं आया जो ऐसे बुखला रही हो। आप क्या जाने कैसा तूफान आया है। वो जेरे लब मुस्कुराई, ना जाने किस सोच से महफूज हो रही थी। अपने गोदाम के काम से ले जाओ। कितनी मुश्किल से, अम्मा ने कहा। ख्याल यही था, लेकिन फिर सोचा इमाम साहिब ने मुंह से कहा था कि हवेली में ही रखूं। वाले साहिब बहुत दम भरते थे इमाम साहिब का। शायद इकलौती औलाद को नजरों के सामने रखना चाहते हैं। हवेली में या दो कोड़ी के काम है, वरना वो काम जो मेरे खास मुलाजिम ही करते हैं। उसकी ना आम में जगह बन रही है ना खास में। फौरन अपना हिसाब किताब भी नहीं सौंप सकता। उसे जांच लूं फिर तय करूंगा। फिलहाल इसे निगरानी पर रखें। अम्मा को बेटे से सुलझी बातें तरीके से करनी नहीं आई थी। इतनी सुलझी बात सुलझाकर कैसे करती। बेटे की शक्ल देखती रह गई। सारी हवेली के मामलात उसके हुक्म पर थे। एक चचा इलाहाबाद रहते हैं, उनसे कभी कभी मशवरा कर लिया करता था। माँ को क्या समझता था। आपने ही कहा था कि छत की हद बंदी बुलंद करवा दूं, तो ये हद बंदी खींचेगा। कितना चिढ़ चुकी थी वो। सर पर हाथ मारते मारते रह गई। ये नजर रखेगा, इमाम साहिब का बेटा है, इनकी नेक नामी मशहूर है, कम ये भी नहीं होगा। क्यों डरती हैं। अम्मा बेटे को देखकर रह गई। बेटा अपनी हैसियत के रोब में था कि किसी की मजाल है जो हवेली में रहकर भी अपनी आंख में बाल रखे। वो खाल पहले खींचेगा फिर जान लेगा। घर का हर मर्द इसी जुम में था। उनके खास आम मुलाजिम उनका जलाल और अपनी औकात पहचानते थे। फरंगियों की बर्तरी के एहसास ने उन्हें कमतरी के तैश में मुब्तला कर दिया था। ताकत की दौड़ में अपनों को ही रोंदने पर तैयार थे। हौसला मंद है। मस्जिद के गुंबद साफ कर रहा था। तुम्हें मचानों पर पहरेदारों की अजब सूझी। अरसे से ख्याल था अम्मा, इमाम साहिब ने कहा तो सोचा यही बेहतर है। फसील बंद शहर में रहते हैं, तुम्हें पहरेदार की जरूरत क्या है। शहर की फसील कले की चार दीवारी से ज्यादा बुलंद और मजबूत नहीं, फिर भी कले पर पहरेदार रहते हैं। वही बहन भाइयों की लाजवाब कर देने वाली आदत। अम्मा ने पहलू बदला। आपने ही कहा था कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दूं कि कोई छत पर आ जा न सके। उसने अम्मा ने गहरा सांस लिया। बेटे ने किया जो इंतजाम किया था। अम्मा ने गहरा सांस लिया। बेटे ने क्या जो इंतजाम किया था। वो जितना एतराज करती उतना उसे शक में मुब्तला करती। ऐसे क्यों नहीं कहते कि जो बची रह गई है वो धाक सब पर बिठाना चाहते हो। चौधरी दिलावर से तुम्हारी तल्ख कलामी हुई, उन्हीं की छत की तरफ पहरेदार रख दे रहे हो। क्या यही हमसायगी है कि नीचा दिखाया जाए कि हमें तुम्हारी तरफ से खतरा है। बैराम बड़ी देर तक हंसता रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई फैसला किया हो और आपको उस पर एतराज ना हुआ हो। चिराग अकेली आती जाती है, उसका मुहाफिज भी हो जाएगा। ये आखिरी बात थी जो रह गई थी। चिराग का मुहाफिज, छत का चोर। महताब करीब आई ही थी कि वो उठकर चला गया। अम्मा ने बहू की तरफ देखा। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा सिमट गया था। शम्स ऊपर मचान की तरफ जा चुका था। अम्मा कितनी गहरी सोच में थी। सुस्त कदमों से महताब वापस पलट गई। क्या हुआ भाभी। अफरोज आई। एक नजर ऊपर मचान की तरफ देखा। मचान तो वहां से क्या दिखाई देती, खिड़की में खड़ी चिराग दिखाई दे गई। सेब उतर रही थी, आंखें चमक रही थी, होंठ अलबत्ता भींचे हुए थे। मक्कार, अय्यार, चलाक लड़की, बैराम की अकल। देखो अफरोज, वो कह रहा है इमाम साहिब ने खास कहा है। बैराम ने भाई साहिब की वजह से लिहाज रखा, ना रखता फिर आप कहती। उसे शिकार की आदत है। छत का मुहाफिज हो गया और चौधरी दिलावर की बेइज्जती हो गई। चच्ची ने गहरा सांस लिया। मर्दों में ये मामलात चलते रहते हैं। चुप हो जाओ अफरोज, बिल्कुल खामोश। वो बहुत झंझलाई हुई थी। अगर चिराग ने वो शरारत ना की होती तो आप कभी ऐसे परेशान ना होती। बैराम ने पहले भी उस तरफ पहरेदार रखे हैं, अब क्यों घबरा रही हैं। अम्मा ने घबराए हुए सहमे हुए दिल को तसल्ली देनी चाहिए। उन्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा था कि जो दिखाई दे रहा है वही सच है। हाथ झुलाती चिराग अम्मा के करीब से गुजरकर सामने तख्त पर आ बैठ गई। मजे से सेब खा रही थी। खाला का भिजवाया कुर्ता पजामा पहना था।
दुपट्टा यहाँ वहाँ हर शय को सलाम पेश कर रहा था। दिल्ली वाली बहन की पाजेबें अभी तक पहनी थी, पैरों को झुला रही थी तो उनका शोर होता था। चिराग, अम्मा ने उसे संजीदगी से मुतवज्जा किया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे कुछ कहा गया तो मैं आपकी ये बड़ी सारी हवेली छोड़ दूंगी। बेशक मुझे किसी जंगल में जाकर रहना पड़े, एक छोटी सी झोंपड़ी में रहूंगी, मिट्टी के बर्तनों में पका कर खाऊंगी, लेकिन यहाँ से चली जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? रात दिन मुजरिम होने का एहसास दिलाया जाता है। हर वक्त काजी बने मेरे अमाल का हिसाब लेते हैं। अब मैं जरूर ही इंसाफ की दहाई दूंगी। अब मैं जरूर ही अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का पर्दा फाश कर दूंगी। उसने जवाब नहीं दिया, तकरीर कर दी। अम्मा झोंपड़ी में रहने वाली को देख कर रह गई। सारे दुख बेटी को ही देंगे, सारे इल्जाम औलाद पर ही लगाएंगे। दुखों से मेरा दिल छलनी है, ये दिल खून के आंसू रोता है। कैसे कैसे जुल्म होते हैं मुझ पर। चंद शरारतें क्या कर लेती हूँ, हर वक्त आपकी आंख में खटकती रहती हूँ। चाहती हैं ज़ईफ औरतों की तरह रहूं, ना पहनना ओरा करूं, ना हवाखोरी के लिए जाऊं, किसी कोठरी में कैद हो जाऊं। मेरे सारे खेल अपनी फटकार से तबाह कर देती हैं। तकरीर जारी थी, रुहासी हो जाती थी। अम्मा के सरहाने खड़ी हूर गौर से उसकी शक्ल देख रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि काफी बड़ा तिनका है। चिराग ने भुना कर हूर को देखा। तिनका हो या तलवार, अगर मुझसे पड़ताल की गई तो मैं पहले शहर भर में हंगामा करूंगी, फिर दरिया में कूद कर जान दे दूंगी। सबको मेरे मरने की वजह मालूम होनी चाहिए। मुझे जदोकूब किया गया, कल्बी तकलीफ पहुंचाई गई, मेरे एहसासात का कत्ल किया गया, मेरी इज्जत नफ्स को कुचला गया। वो चुप ही नहीं हो रही थी, बेवजह बेकार बोल रही थी। अम्मा मुसलसल उसे देख रही थी। चिराग, अम्मा ने आज तक ऐसी कामल संजीदगी से उसे नहीं पुकारा था। जी। वो डर गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। या अल्लाह खैर, दिल में कहा। उठो, फरहाद को हाल अहवाल का खत लिखो, इसी वक्त लिखो। उसने दांत पीसे। ये फरहाद कहाँ से आ गया? आ जाएगा जल्द। और उसे कागज कलम ला कर दो। क्या सर पर तलवार रख कर लिखवाएंगी? और सुना नहीं तुमने? सुन लिया अम्मा भी। और दांत निकालती खत मतलब कागज कलम लेने गई। जब ये खत लिख चुके तो अफरोज तुम पढ़ना, कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो तो मुझे बताना। अम्मा इतनी संजीदा क्यों थी? अफरोज ने सर हिला दिया और कागज कलम ले आई। अम्मा वहीं बैठकर उसे देखती रही। आजकल उसे बहुत कड़वे घूंट भरने पड़ रहे थे। सलाम दुआ लिखी, हाल अहवाल बताया, उसका भी हाल पूछना पड़ा। खत लिखकर चची की तरफ उछाल दिया, खुद धम धम करती चली गई। चची ने खत पकड़ा, मुश्किल से 2 सतरें लिखी थी, पढ़कर भाभी को सुनाया। कफायत को आवाज दी, ये खत अरसाल करवाना है। कफायत ने सर हिला दिया। बेचारी चिराग बीबी कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है कि जिसे कभी खत ना लिखने का अहद किया था, उसे बानोक तलवार खत लिखना पड़ा। हाय ये मजबूरियां। इस गरपे को चिराग की मजबूरियां बड़ी अच्छी लगी। खत लिखा, बानोक तलवार खत। कफायत ने खत अरसाल करवा दिया। फरहाद मानी ने खत पाया, खत खोला और पूरे दिल से कहका लगाया। खत पर स्याही से खौफनाक जिन नक्श था। लंबे कान, सुर्ख आंखें, कानों से धुआं निकल रहा था। खत पर तुम्हारी तस्वीर मेरे पास रह गई थी, वापस भेज रही हूँ। जब जब नजर पड़ती है डर जाती हूँ, लिखा था। दिन सर्द था, ठंडी हवा चल रही थी। वो दरसगाह की तरफ पैदल चलता जा रहा था, जल्दी में था। खत को जेब में रख कर ले आया था। रहा नहीं गया तो बड़े अरमानों से खोलकर आंखों के सामने फैला लिया था। सुर्ख आंखों वाले जिन ने घूर कर फरंगी फरहाद को देखा। क्या मैं इस जैसा हूँ? करीब से गुजरती लड़की के सामने खत लहरा कर दिखाया। बेसाख्ता पूछ लिया। लड़की ने फरहाद जिन और खत वाले जिन को एक नजर देखा और हाँ शायद कहकर तेज तेज कदम उठाती भाग गई। गहरे बादलों से झांकता सूरज, सूरज की किरणों में अपनी तस्वीर देखता फरहाद मानी। मैं एक जिन हो सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ परी, मेरी परी। परी ने हाल अहवाल वाला खत
बर वक्त बदल दिया था। वैसे भी चच्ची के कमरे से कोई चीज गायब करने में मुश्किल ही क्या था। जो मुश्किल लग रहा था वो आसानी से हो गया। चोर का घर में घुस आना, उसे घर का खाना खिलाना, पीने के लिए पानी भिजवाना। कई दिन गुजरे, ये एहसास भी जाता रहा कि कोई मचान पर रहता है, छत की निगरानी करता है। बैराम उसे अपने साथ भी ले जाता था। वो अक्सर मर्दाने में रहता, काम करवाता रहता। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि उसे छोटे काम कहे नहीं जाते थे। संजीदगी से बात करता तो पूरी तवज्जो से सुनना पड़ता। खामोशी से हदायत सुनता तो हदायत देने वाले के दिल को धड़का रहता कि इतनी हदायत देना ठीक भी है या नहीं। एक दिन बाग की तरफ का दरवाजा जो शहर में शुमाल की समत खुलता था, दुरुस्त करने लगा। एक बार उस दरवाजे से अंदर आया था, तभी देख लिया था कि दरवाजे के खुलने बंद होने में नुक्स है। कील दांत में दबाकर दरवाजे का जायजा लेता रहा। ना किसी ने करने के लिए कहा था, ना जरूरत समझी थी। मर्दाने का मुलाजिम औजार पकड़ा गया था। गांव में ऐसे कई काम सीखे थे। दरवाजा कभी कभार इस्तेमाल होता, इसलिए अंदाजा नहीं हो सका कि धक्का लगाकर खोलना पड़ता था। कफायत अपनी तरफ से दरवाजे का जायजा लेने आई थी। चच्ची अपने कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। वो अब आसानी से बंद हो रहा है, वरना बड़ी मुशक्कत लगती थी खोलने में। एक पट पर हाथ रखा था, जबकि उस तरफ से शहर जाती ही नहीं थी। उसने कफायत की तरफ संजीदा नजरों से देखा। कील दांत में दबा था। दरवाजे का दूसरा पट जोरदार बंद किया। बेचारी का हाथ आ गया। तकलीफ से उसकी चीख निकल गई। मैंने काम की तारीफ की, वो समझी उसने सजा दी। काम जारी है, मुदाखलत करने की आदत खत्म कर देनी चाहिए। बराहे रास्त उसे मुखातिब नहीं किया। वो रोहानसी हो गई। मैं हमदर्दी करने आई थी। बगैर इजाजत हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। वो अब भी उससे मुखातिब नहीं था। मुझे अंदाजा है कि तुम पर किसकी वजह से मुसीबतें आई। तुम मुझे बता सकते हो, मैं अम्मा भी को बता दूंगी, देखना फिर। वो बगैर इजाजत मजीद हमदर्दी करने लगी। उसने कुछ इस जोर से कील पर जरब लगाई कि वो डर कर बुदकी। उसकी तरफ सर्द नजरों से देखा। वो गुस्से में नहीं था, अच्छी बात थी। फिर उसका मुंह नाक समेत फूल क्यों रहा था? आंखें तो चर भी गई, बुरी बात थी ना। वो चिराग ही थी ना जिसकी वजह? कफायत ने सरगोशी में पूछा। जाहिर है कुछ लोग कभी बास नहीं आते, बिल्कुल बास नहीं आते। कई दिनों से उसके पेट में हलचल थी कि शम्स से कुछ तो उगलवा ले। उसने दांत से कील निकाला। जिस तरफ कफायत खड़ी थी उस तरफ दीवार पर रखकर जोरदार जरब लगा दी। उस पर वो ज्यादा डरी। ऐसा लगा उसकी गर्दन में कील गाड़ देना चाहता हो। ना बताओ, गुस्सा भी आया, डर भी लगा। चंद कदम जा चुकी, दिल में था कि शायद रोक ले। बता देता हूँ। वो बड़ी खुशी से पलटी। आज तिल ऊपर वाले होंठ के किनारे पर लगाया था। उसका ख्याल था ये तिल अगर कोई दिल वाला देख ले तो दिलो जान समेत धड़ाम उसके कदमों में आ गिरे। तुम्हारे पास कैंची होगी? वो हैरान हुई। हाँ है। उसका तुम्हारी कैद से क्या ताल्लुक? कैंची को बेकार शय न समझो, इसे इस्तेमाल में लाओ। तुम्हारी अपनी जुबान काट लो। एक कील और दांत में दबा लिया। वो संजीदा था। वो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई। ये क्या दस्तूर है बात करने का? कह दिया। बात बे बात करने का दस्तूर है? तुम्हारी जुबान घिस जाएगी जो काम की बातें कर लोगे। रुकिए, मेरा एक काम कर दीजिए। करीब से गुजरी मामा को रोका। कफायत देखती रह गई। ये मोहतरमा मुझसे काम के बारे में कई सवाल करती हैं, क्या इनसे मेरी खलासी हो सकती है? कफायत रो देने को हो गई। मामा फौरन फर्ज समझकर अंदर बताने लगी। चच्ची वैसे ही उसे खिड़की से बातें करते देख चुकी थी। वो बेचारी पूरा एक पहरा रोती रही। आंखें सुर्ख हो गई। दर्द से सर फटने लगा था। चिराग शौकी से उसे देख रही थी। क्या बातें कर रही थी तुम मुझसे? चिराग को बड़ा मजा आ रहा था। आपकी तरह वो भी 100 जुबान से झूठा है। खुद से मुझे रोका, कहने लगा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किसने कैद करवाया था। तुमने मेरी तरह क्यों कहा? फिर उसका क्या मुकाबला? चिराग चिढ़ गई। दोनों के मुकाबलों में हम गरीबा फंस गए।
महमूद से पहले अयाज की गर्दन कटेगी ना, इससे पहले बताता कि मामा आ गई और लगी बातें बनाने। अम्मा भी से मेरी शिकायत भी कर दी। हवेली में अकेली चिराग ही झूठी नहीं थी, वो बहुत झूठा इंसान है। देखती नहीं, जब बात करता है आंखें अंदर खींच लेता है, ये झूठों की निशानी होती है। तुमने उसकी आंखों में कब देखा? हूर अलग ही नुक्ता लाई, पर वो तो आंखें दिखाता है, कफायत को अपना ही गम था। ये जो तुम दोनों उसकी आंखों की बात कर रही हो, ये दास्तान मैं अम्मा भी को सुनाती हूँ। हूर ने डराया। कफायत ने तवज्जो नहीं दी, अपने सर पर बंधा दुपट्टा कसने लगी। मुझे साफ दिखाई देता है कि उसका इरादा खतरनाक है। वो हवेली में किसी खास मकसद से आया है। उन आंखियों से चिराग की तरफ देखा। वो चिराग को भड़का रही थी कि जाकर उससे मेरी बेइज्जती का बदला लो। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी खास मुलाजमा से ऐसे बात करे? चिराग को डर तो क्या होता है, लेकिन वो जानती थी उसे ईंट का जवाब पत्थर मिल रहा है। अम्मा का मजाज फिर से खराब था। अगर अम्मा के भड़काने पर आगाई ने उसकी विक्टोरिया छीन ली, उसे घर के किसी कमरे में कैद कर दिया, अगर उसे वाकई में कुएं में कूद जाना पड़ा या झोंपड़ी में रहकर मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना पड़ा, या अल्लाह कितनी मुश्किल जिंदगी है। दुश्मनों में घिर चुकी है वो। फरहाद का खत आया था। अम्मा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मेरे नाम खत आया है, मैं बाद में आराम से पढ़ूंगी। जैसा खत लिखा था यकीनन वैसा ही कुछ जवाब आया होगा। काटने वाला जानता है उसने क्या बोया था। मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा है। अम्मा बिना पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको पढ़कर सुनाऊंगी। उसने शर्माने की कोशिश की। ये कोशिश इतनी मुज़हिका खेज थी कि चच्ची की हंसी छूट गई। वो समझ गई उसने फिर कोई कारनामा सर इंजाम दिया है। अम्मा ने भी हैरत से उसके शर्माने को देखा। इतने सालों में खता हुई जो वो कभी फरहाद के नाम से शर्माती हो, फिर हया की सुर्खी खुद उससे दूर भागती थी, उस पर जचती ही नहीं थी। अम्मा ने हूर को इशारा किया कि उससे खत खींच लो और पढ़ो। इससे पहले कि हूर खींचती, उसने फौरन तोते की तरह पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। सलाम चिराग, तुम्हारा खत आया, पढ़कर खुशी हुई कि घर में सब खैरियत सलामत है। खाला जान की तबीयत की फिक्र जाती रही। मुझे गुमान होता था कि शायद वो मुझे याद करती होंगी। तुम्हारे खत से तस्दीक हुई कि खाला जान मुझे कितना अजीज रखती हैं। खाला जान की दुआएं ही हैं जो मेरा दिल मजबूत है और मैं इतनी दूर अकेला संभल कर रहता हूँ। चच्ची जान को खास सलाम, उनके पान याद आते हैं। बैराम भाई को खत लिखा है, उनका जवाब भी तसलसल से आ जाता है। सबको सलाम सुनाकर सब पर नजर डाली। कर लो, हो गई तसल्ली। इतना मुख्तसर खत, मुझे तो बहुत लंबे लंबे लिखता है। आप ही ने उसे मना किया है कि मुझसे बस सीधी बातें करे। सीधी बातें मुख्तसर ही होती हैं। आंखें मटकाई। अच्छा, वो सतर फिर से पढ़ो कि खाला जान की दुआएं ही हैं। अम्मा का शक जाता नहीं था। उसने वापस खत की तरफ देखा। वहां कोई सतर होती तो वो पढ़कर सुनाती। जो सुना चुकी थी उसे लफ्ज आगे पीछे किए बगैर कैसे दोहरा देती। वो घर बरा गई। दुआ वाली सतर ठीक से याद नहीं आई। बार बार खत पढ़ने से खत का असर कम हो जाता है, कहकर अपने कमरे की तरफ खिसक गई। इरादा था रात को शम्मा पर रखकर जला देगी, राख को पानी में बहा देगी, पर रात को हूर ने बिस्तर की चादर के नीचे से खत बरामद कर लिया। वो इस खत की खोज में ही थी। खत खोलकर देखा और देखती ही रह गई। लंबी झाड़ू पर लंबी नाक वाली बुढ़ी जादूगरनी बैठी थी। लंबी टोपी, लंबी जुबान, लंबी पोशाक, जिसका आखिरी किनारा हवा के साथ पीछे की तरफ उड़ रहा था। मेरे दोस्त पूछते हैं मेरी निस्बत कैसी है। मुझे ये तस्वीर छुपानी पड़ी। अगर वो देख लेते तो कितनी शर्मिंदगी होती कि एक जादूगरनी से मेरी निस्बत है। अब तुम ही इसे संभालो, देखो कोई गलती से देख ना ले। हूर ने दांत को होंठ से कुचला। अब वो सबके सामने जादूगरनी का जादू फाश करेगी। खत हाथ में छुपाकर वो कमरे से निकलने लगी कि चिराग आ गई। उन आंखियों से उसके हाथ में दबा खत देख लिया था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इस जैसों की रग ऐन वक्त पर फड़कती है। जादूगरनी सबको दिखाने जा रही हूँ कि इंग्लिस्तान से आई है।
ٹھیک ہے جاؤ دکھاؤ میری بلا سے۔ وہ دروازے سے اندر آنے لگی، حور دروازے سے نکلنے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے اس نے حور پر حملہ کر دیا۔ دونوں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ حور خود کو آزاد کروا کر بھاگی۔ سب اپنے کمروں میں سونے کی تیاریوں میں تھے۔ وہ دلان سے بھاگی، اماں بھی کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس نے درمیان میں جا لیا۔ دونوں بھاگی بھاگی، احاطہ، باغ، دلان، حور آگے وہ پیچھے۔ کفایت نے اپنی کوٹری سے نکل کر یہ تماشا دیکھا۔ چچی کے کانوں تک بھی ان کی آواز گئی، پر وہ ٹال گئی۔ دونوں میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ حور آدھی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی، پھر واپس پلٹی۔ اب چھت پر جانا منع تھا۔ بیچاری پھنس گئی۔ پیچھے چراغ آ کر کھڑی ہو چکی تھی، جھپٹ کر اسے خط گھسیٹنے لگی۔ حور نے دھکا دیا اور اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا۔ وہ سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ دراصل اس سے پہلے اتنی دھماکہ چوکڑی پر چھت والے نے کنارے سے جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ نیچے تھی اور اوپر والی سیڑھی پر کھڑی حور کو دیکھ رہی تھی۔ نظر حور سے ہو کر اس پر گئی۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر سر واپس گھما لیا، جیسے کسی خراب چیز کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بھون نہ گئی۔ یہی اس نے اس وقت کیا تھا جب وہ ڈولی سے گرنے لگی تھی۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا کیا ہے؟ جو وہ سمجھتا تھا وہی ہوا۔ حور پر جھپٹنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر گر گئی، اور جب جب اسے دیکھتا ہے وہ تب تب گرتی ہے۔ کالی نظر، خراب نظر۔ وہ زیر لب مسکرایا اور کن آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ مسکرانے کا مقام تھا۔ اس کا سر پتھریلی سیڑھیوں سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اس کا کہنا تھا، جبکہ حور کا کہنا تھا کہ ہاں وہ گری ضرور تھی، لیکن اتنی بری طرح سے نہیں کہ ایسے بے ہوش ہو جاتی جیسے مر ہی چکی ہو۔ بیرام نے آ کر سخت باتیں کی۔ سب چپ چاپ سنتے رہے۔ اماں سے بھی خفا ہوا۔ اماں بیرام کو دیکھ کر رہ گئی کہ آخر ان کا قصور ہی کیا ہے جو ان سے سخت کلام کیا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے وہ اپنی بیوی کو بھی سختی سے پھٹکار گیا کہ وہ اس کی بہن کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی۔ چچی اس کا سر گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ پیشانی سے خون نکلا تھا۔ نکلا تو ذرا سا تھا، لیکن اس نے بہانے سے پیشانی مسلتے یہاں وہاں پورے چہرے پر پھیلا لیا تھا۔ چچی بہت درد ہے، ہائے ایسا کرتی ہوں مر جاتی ہوں۔ وہ ایسے کراہ رہی تھی کہ حور دانت پیس رہی تھی۔ مرہم لگایا، سر دبایا، نیند سے بوجھل آنکھیں لیے کفایت ٹانگیں دباتی رہی۔ وہی گرپیں کی زندگی، وہی غریبن کی زندگی۔ حور کو بھی یہی کرنا پڑا۔ سب کمرے سے جا چکے، وہ سو چکی، اسے آرام کرنے دیا جائے۔ آخر میں حور جانے لگی تو خط کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی۔ بستر پر کوہنی کے بال اٹھ کر بیٹھی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ حور بیچاری ڈر گئی، دل پر ہاتھ رکھا، تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ خط؟ وہ خود سے ہی پوچھ رہی تھی کہ خط کہاں گیا؟ وہ دور آخری سیڑھی پر بیٹھا ہے۔ خط اسی کے ہاتھ میں تھا۔ لمبی ناک والی جادوگرنی لمبی جھاڑو پر بیٹھی ہے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے روشن ہے۔ خط کو چاند کی طرف بلند کیا۔ خط سے چھن کر چاند آنے لگا۔ جادوگرنی اور چاند، ایک شمس اور جان کی امان۔ جادوگرنی جھاڑو پر سفر کرتی اور بار بار گرتی ہے۔ وہ اپنے بستر سے نکلی، نشست سے دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں بہا دیا۔ کمرے کی محرابی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کفایت اسے ایک بار جگا گئی تھی، اسے کچھ بتا رہی تھی جو نیند میں اس نے سنا نہیں۔ کھڑکیاں کھلی تھی، پردے کھینچے ہوئے تھے۔ صبح کی ہوا کتنی پیاری تھی۔ کمرے کی دوسری بڑی کھڑکی احاطے کی طرف تھی، جس طرف ساری حویلی کی صبح و شام چہل پہل رہتی تھی۔ ابھی وہ نیند میں تھی، دوسری کھڑکی میں سے سرسری جھانکا اور نظر بدل دی، اور پھر وہ لپک کر اس کھڑکی کی طرف آئی۔ دیوار پر جادوگرنی کی تصویر بنی تھی۔ وہ جھاڑو پر سوار تھی، جھاڑو جس پر وکٹوریا لکھا تھا۔ تیزی سے کمرے سے نکل کر ننگے پاؤں اوپر سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ حویلی کی صبح بہت جلدی ہوتی تھی۔ اس کی صبح کا وقت بدلتا رہتا تھا۔ سب دیوار اور جادوگرنی دیکھ چکے تھے۔ اس پر لا حاصل بات بھی ہو چکی تھی۔ لمبی زبان والی اپنی تصویر کے پاس پہنچی، سانس پھولی ہوئی تھی۔
तैश से नाक के नथने फिर फरा रहे थे। ऊंची सी दीवार पर झाड़ू वाली की परवाज भी बुलंद थी, चांद की तरफ सफर कर रही थी। संगे मरमर का फर्श ठंडा था, लेकिन पैरों के तलवों से आग निकल रही थी। पसंद आई? हूर शरारत से पूछ रही थी। उसके साथ आकर खड़ी हो चुकी थी। तुमने बनाई है? काश बना सकती, पर ये है कौन? वो घर बरा गई। जिसकी भी है ये खौफनाक शक्लो सूरत यहाँ किसने बनाई? वो इतनी शिद्दत से चलाई कि अपनी निगरानी में काम करवाती अम्मा ने उसे गर्दन घुमा कर देखा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी शाहरग पर पांव रखा गया है। सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ? चलकर उसके करीब आई, पेशानी पर हाथ रखकर बुखार देखा। मेरी खिड़की से ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई देगा तो क्या हाल होगा मेरा? खुद को पुरसुकून दिखाना चाहा। जब तुम गुस्सा करती हो तो बिल्कुल इस जैसी लगती हो। उसकी नाक लंबी है, तुम्हारी जुबान, मजाकन कहा। वो दंग माँ की शक्ल देख कर रह गई और इठला कर अपनी अम्मा भी के शाने पर बाजू रख कर खड़ी हो गई। ठीक कहा अम्मा भी, चिराग अपना गुस्सा कम करो वरना ये आग तुम्हें निगल जाएगी। उसने एक लंबा सांस अंदर खींचा। सारी हवेली एक तरफ और वो दूसरी तरफ, यानी जादूगरनी के सामने खड़ी थी। कैसी अजीब बात थी, इन सब के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। वो उसके हाथों पैरों से गर्म खून के चश्मे फूट रहे थे। ये किसने बनाई है? उसने हत्तुल इम्कान तहम्मुल से पूछा। पूछ लिया है मैंने सबसे, किसी को खबर नहीं है। अच्छी तरह से मालूम करें किसकी हरकत, किसकी जुर्रत है। जरूरत क्या है, इन्हीं में से किसी बच्ची की शरारत है। अब ऐसी भी कम ज़र्फ नहीं हूँ कि ऐसी बचकाना शरारत पर अदालत लगाकर बैठ जाऊं। वैसे सबके खत बिगड़े हुए हैं, लेकिन देखो कितनी प्यारी मंजर कशी की है। ये मंजर कशी नहीं, चुड़ैल कशी है। ये प्यारी कहाँ से हो गई? वो माँ को देख कर रह गई। इतनी प्यारी कि चंद लम्हों के लिए दिल दहल जाए। जालिम सी जादूगरनी, अम्मा ने शरारत से कहा। वो अपनी जालिम माँ की बुलाएं लेती। ये माँ, ये अम्मा जान, ये उसका कितना खून जलाती हैं। वो सांस दुरुस्त करती तख्त पर जाकर बैठ गई, पैर झुलाने लगी, फिर घुटने पर हाथ रखकर अपना तैश काबू में करना चाहा। कफायत उससे नाश्ते से मुतल्लक पूछ रही थी। चची ने भी जख्म की जांच की। उसकी नजरें भटक कर दीवार की तरफ उठती जाती थी। उसने अंदर जाना चाहा, लेकिन कदम वापस जादूगरनी की तरफ उठ गए। अम्मा ने उसकी बेचैनी जांच ली थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस मामूली सी शरारत पर इतना भड़क क्यों रही है। वैसे छोटी छोटी बातों पर वावेला होता रहता है। दरबार लगता है, पेशियां होती हैं, तूफान ही आ जाता है कि इसको हाजिर किया, उसका ना हाजिर किया। अब कोई कुछ नहीं कर रहा। यही काम मैंने किया होता तो आप फांसी का फंदा तैयार करवा लेती, वरना इस कफायत के हाथों जहर पिला देती। हवेली की बच्चियों की तरबियत पर बहुत मान है आपको। अब ये कौन कर गया इस पर क्या? वो यकदम फिर पर जलाने लगी। वैसे छोटी छोटी बातों पर वावेला होता रहता है। दरबार लगता है, पेशियां होती हैं, तूफान ही आ जाता है कि इसको हाजिर किया, उसका ना हाजिर किया। अब कोई कुछ नहीं कर रहा। यही काम मैंने किया होता तो आप फांसी का फंदा तैयार करवा लेती, वरना इस कफायत के हाथों जहर पिला देती। हवेली की बच्चियों की तरबियत पर बहुत मान है आपको। अब ये कौन कर गया, इस पर क्या? वो यकदम पर चलाने लगी। सब हैरान उसे देख रहे थे कि आखिर इतना हंगामा क्यों, पर वो उन्हें कैसे बताती कि ये जादूगरनी की नहीं, इसकी अपनी तस्वीर है। चिराग, तुम्हारा क्या लेना देना है? इससे छोड़ो, अभी साफ करवाती हूँ, अम्मा ने प्यार से पूछा। लेना देना है? ये मेरी हवेली है। आखिर कौन हमारी हवेली में घुसकर ऐसी जुर्रत करे कि दीवार पर ऐसे जादूगरना नक्श बनाए? कौन है वो? इसे कौन है की फिक्र थी। ठीक है, हूर मैंने खेजी से मुस्कुराई। अगर कोई दीवार तक आ सकता है तो अंदर तक भी तो आ सकता होगा। उसने डराने की कोशिश की। बात को बढ़ाने से क्या हासिल? अच्छा, जिसने शरारत की मैंने उसे माफ किया। माफ किया? मुझे तो कभी माफ नहीं करती। हाथ झुलाए, बाजू लहराए। फिर तुम अपना जिक्र कर लाई। तुम्हारा जिक्र ही किया। अम्मा बीबी बस। उसकी नजर जादूगरनी के पैरों पर पड़ी और वो पूरी जान से उछल पड़ी। ये देखिए, उसने पाजेब पहनी है। किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है।
मेरी रुसवाई की है। क्या यही दस्तूर है कि चिराग का मजाक उड़ाया जाए, उसे कमतर दिखाया जाए? कोई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मेरी नाक में दम किया है, मेरी जान अना खतरे में है। उसने रोने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई झूठा सच्चा आंसू नहीं निकला। अम्मा समेत सब ने पैरों की तरफ गौर किया। वहाँ पाजेबें थी। पाजेब मेहताब भी पहनती है, कफायत भी। अफरोज, अपनी निगरानी में दीवार साफ करवाओ जल्दी से। अम्मा उसकी खूफी से डर गई। कह वो ठीक रही थी कि किसी ने उसका मजाक उड़ाया है। अब अम्मा को भी बुरा लगा कि कोई उनकी लाडली का ऐसे मजाक उड़ा रहा है। वो आम माफी ना दे चुकी होती तो अब अदालत लगा लेती। चच्ची ने पानी लाने के लिए कहा। वो मुंह बनाकर खड़ी रही। कोई उसकी रुसवाई पर आवाज तक नहीं उठा रहा था। मोरी पानी का बर्तन ला रही थी। उसने लपक कर बर्तन खींचा और दीवार पर दे मारा। मर जाए वो जिसने ये तस्वीर बनाई। वो सबको मरने की बददुआ देती है। वो सबको मारने की तरकीबें करती थी। वाकई कोई मर गया तो, उसी के सामने मर गया तो? वो खून से घूंट पी कर रह गई। वो क्या करे, कैसे उसे तलाश करे जिसने ये जुर्रत की कि उसकी तस्वीर, मतलब जादूगरनी की तस्वीर दीवार पर बना दी। जादूगर छत पर एक और तस्वीर बना रहा है। वो आंख की कमान खींच रहा है। कमान जो गुस्से से तनी हुई है, आंख जो तैश से भरी हुई है। बचे हुए स्याह कोयले से वो ये नक्श एक कागज पर बना रहा है। हकीम लुकमान कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे अच्छी दवा मोहब्बत या इज्जत है। ये आंखें किस दवा से ठीक होंगी? वो जेरे लब खुद से मुखातिब था। ये आंखें, ये दिल भी किस दवा से ठीक नहीं होगा? कोई मरहम, कोई मौलज नहीं मिलेगा। उसने फरहाद को एक भड़कता हुआ खत लिखा, जो जाहिर है हूर ने ऐन वक्त पर गायब करके अपनी माँ को दे दिया। चच्ची ने उसे पास बैठाकर समझाया कि फरहाद से ऐसे बातें करना तुम्हें जेब नहीं देता। इतनी खुफगी दिखाना ठीक नहीं। मोहब्बत में खुफगी सब सह जाते हैं, बेइज्जती कोई सहता है। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर दिल इतना कुशादा नहीं होता। वो इतनी दूर बैठा है, खत को चाहत के लिए खोलता होगा। आगे से फटकार मिलेगी तो बेचारा क्या सोचेगा? क्या इन सारी नसीहतों का चिराग पर असर हुआ? बिल्कुल नहीं। जादूगरनी तुमसे अपनी निस्बत खत्म कर सकती है। बस एक सतर भेजकर उसने फरहाद का खून खुश्क कर दिया। निस्बत खत्म कर सकती हो, निकाह नहीं। मैं जल्द आ रहा हूँ। उसने जवाबी खत पढ़ा और इतरा कर शम्मा पर रख दिया। जला दिया, राख कर दिया। उसकी नींद उड़ाकर वो मजे से सोती रही। कोई उससे आगे रहे, उसे नीचा दिखाए, वो हरगिज पसंद नहीं करती थी। वो किसी को सर पर सवार नहीं करना चाहती थी। कजा दिल पर ये दिल, ये बेईमान दिल। वो उसके सारे कायदे कानून अपने हाथ में रखना चाहती थी। उसके पास खुशियों के सब सामान मौजूद थे, तो वो नाखुश क्यों हो? उसकी हर बात मानी जाए, फिर इनकार करने का सवाल क्यों रहे? हर बात से इनकार करने वाला जादूगर बाजार में किसी काम से आया है। सलाम अजीजम, खत नहीं लिखवाओगे? महबूब जान की आवाज पर वो रुक गया। जरूरत नहीं रही, मुस्कुरा कर बताया। इस सलाम के जवाब का क्या बना? उसका जवाब पहुंचा दिया था। तुम गए थे? वो हैरान हुआ। हाँ, तुम मुझे दिमागी आर्जे में मुब्तला लगते हो। देखो, शहर में ये बात गर्दिश में है कि शहर का पुराना दीवाना लापता है। इस वक्त शहर दीवाने से महरूम है। फिर सुनो अजीजम, हर शहर में 3 चीजें ना हो तो शहर अधूरे लगते हैं। अमीर ताजर, जालिम हसीना और एक दीवाना। वो बेसाख्ता हंस दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ करता और फिर एक दिन शहर में एक नया दीवाना पत्थर खाता हुआ दिखाई देता है। तुम बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर करते हो। मुझे कहीं कोई दीवाना दिखाई नहीं देता। हमने इन आंखों से कई देखे हैं। कहाँ गए वो? सब सो चुके। हवेली में रात का सन्नाटा फैला है। नींद से उसका भी बुरा हाल था, लेकिन उसे जागना था। उसे चोर को पकड़ना था। पाजेबें उसने नोच कर फेंक दी थी। दीवार से जादूगरनी की तस्वीर मिट चुकी थी। रात की शम्में रोशन थी। कफायत तक खराटे ले रही होगी। वो चुपके से अपने कमरे से निकली। हर तरफ हू का आलम था, लेकिन दिल पर गजब का आलिम था।
رات کے اس پہر وہ کس طرف جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک ہی طرف جا سکتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ جس وقت وہ آخری سیڑھی پر آئی، وہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا دکھائی دیا تو وہ اس کے انتظار میں ہی تھا کہ وہ ضرور حساب لینے آئے گی۔ وہ ساری غلط باتیں جان چکا تھا۔ کون ہو تم؟ چھت کا محافظ انجان بن کر کھڑا سوال کر رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو؟ بیرام جنگ نے کہا ہے کہ کوئی بے وقت دکھائی دے تو انہیں خبر کروں۔ کتنا چلاک تھا وہ! بیرام کو بتائے گا کہ رات کے اس پہر اس کی لاڈلی چھت پر آئی ہے۔ جب ساری حویلی سو رہی تھی وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دانت پر دانت رگڑے۔ یہ خبیث انسان کتنا چلاک ہے! ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا خراب جگہ بنتی جا رہی ہے۔ اخ! جاؤ بتاؤ جا کر۔ اس نے چند لختے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے قریب سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ایک سیڑھی اترنے لگا۔ وہ پیچھے کھڑی حیرت سے گنگ رہ گئی۔ دیکھا دنیا کتنی بری سی جگہ ہے۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گیا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ رات کے اس پہر وہ ساری حویلی کو جگا دے گا۔ اب اس پر کیا شبہ رہ گیا تھا کہ جو وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اب اماں دل پر پتھر رکھ نہیں بلکہ بڑے دل سے اسے کنویں میں پھینک دے گی، ورنہ ایک بڑے سارے برتن میں تیل گرم کروائے گی اور اسے جھونک دے گی۔ کفایت آگ میں مزید لکڑیاں جھونکتی جائے گی۔ وہ تصویر تم نے بنائی تھی؟ اپنی طرف سے وہ چور کو پکڑنے آئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کون سی تصویر؟ چلتا رہا۔ میری مطلب وہ دیوار والی؟ دیوار پر جو بنی تھی وہ تم تھی؟ بد تہذیب انسان منہ پر سچ پوچھ لیتا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے بنائی ہے۔ جب سب جانتی ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایک اور تصویر بنوانی ہے۔ واللہ، یعنی تم نے ہی بنائی؟ ہاں۔ اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا۔ وہ کتنی جلدی ہاں کہہ دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پھر سے سزا کا ذکر، پھر سے خطا کی بات۔ تم سزائیں سنانے کے علاوہ کچھ کر سکتی ہو؟ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، غرور سے کہا۔ جو تصویر اس دیوار پر بنی تھی وہ دوبارہ سے بنا کر دکھاؤ۔ جیب سے کوئلہ نکال کر سامنے کیا۔ وہ کوئلے کو دیکھتی تھی، وہ کوئلے والے کو دیکھتی تھی۔ کیوں نہیں بنا سکتی؟ کہو تو میں ایک اور بنا دوں۔ کوئلے کو لہرایا۔ دیکھا کتنا ہی زیادہ منحوس انسان تھا وہ۔ تم نے ساری حدیں پھلانگی، ہر نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اچھا بتاؤ اب کیا سزا دو گی؟ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جب ملے گی دیکھ لینا۔ منظور ہے۔ تم اور تمہارے منظور ہیں دیہاتی، تم اور تمہاری للکار جھوٹی۔ اب جاؤ، جب سزا دینا چاہو تو بلا لینا۔ اسے نظروں سے دور ہو جانے کے لیے کہا۔ مجھے میرے ہی گھر سے جانے کا حکم دے رہے ہو؟ میں خود چلا جاتا ہوں، سزا ہی ہے، خود جا کر لے آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا، اپنی سزا لینے خود پیش قدمی کرنے لگا۔ باغ کی راہداری سے ہو کر کوٹریوں کے دلان سے گزر کر وہ حویلی کی سمت مڑ گیا۔ دلان میں چلنے لگا، آرام اطمینان سے چل رہا تھا۔ پھر وہ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر ہوا۔ یہ دروازہ چراغ ہی کھول کر باہر نکلی تھی۔ اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل انسان اسے کئی نئی چال میں پھنسانے والا ہے۔ مسجد گئی تو خط لکھ دیا، سلام کا کہا تو حویلی میں آ گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آئی۔ تم اندر کہاں جا رہے ہو؟ حلق تار کیا۔ گھر کے کسی بڑے کو جگانے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب کہوں گا سن لینا، مطلب بھی اور مدعا بھی۔ اس کی بات لوٹا دی، لیکن وہ منظور ہے نہیں کہہ سکی۔ شاید اسے حویلی کے کمروں کی سمجھ نہیں تھی۔ وہی جیسے وہ قلعے میں کھو گیا تھا، حویلی میں بھی کھو گیا۔ کتنی بڑی حویلی تھی، کتنی اونچی چھتیں تھی، کتنا روب تھا اس عمارت کا۔ آخر دولت کا اتنا روب کیوں ہوتا ہے؟ چیزیں ہی تو ہوتی ہیں، ان سے اتنی حشمت کیوں جھلکتی ہے؟ ہر چیز اپنی قیمت اپنی پیشانی پر چسپاں کیوں رکھتی ہے؟ وہ نشستگاہ سے اندر ہوا۔ وہ اتنا بڑا کمرہ تھا جیسے کسی بادشاہ کا دربار ہو، دور تک پھیلا ہوا فانوس ہی فانوس۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، سر اٹھا کر چار اطراف دیکھا، پھر سر گھما کر اس کی طرف۔
तो ये वजह है तुम्हारे गरूर की। गरूर वाली उसके पीछे पीछे थी, मुस्तकिल हथेलियां मसल रही थी। क्या जरूरत थी रात के वक्त शहद के छत्ते को छेड़ने की। मक्कार इंसान के पास उसकी हर चाल पर शाह चाल होती थी। आखिर वो क्या चाहता था? वो पस्त हो जाए। ये दुनिया बस मर्दों की बनी है। सब चाहते हैं कि लड़कियां पस्त रहें, उनकी छोटी छोटी बेजरर बातें पकड़कर शिकायतें लगाई जाएं, ताकि वो बेचारियां पाबंदियों में कैद कर दी जाएं। वो दरबार नुमा निशिस्तगाह के दूसरे दरवाजे से निकला, जो किसी कमरे की बजाय राहदारी में निकलता था। सामने एक लंबी राहदारी थी, तवील। ये भी थी इतनी तवील। उसने खुद से कहा। एक दरवाजा दिखाई दिया। वो अम्मा के कमरे का दरवाजा था। वो उस तरफ भर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे रोक ले। अम्मा कमरे से निकल आई तो अब उसके कोई झूठे सच्चे आंसू काम नहीं करेंगे। वो तेजी से भागकर उसके सामने आ खड़ी हो गई, बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, खुदा के लिए पीछे हटो। हट धर्मी, मैंने कहा वापस आ जाओ। वो झूठ मूठ रोना चाहती थी। अगर तुम पीछे नहीं हटी तो मैं चला जाऊंगा, जैसे किले में चलाया था। तो तुम बदला ले रहे हो? उसे याद आ गया कि वो इतना भड़का हुआ क्यों है। वो अभी लेना है। बुज़दिल और कम ज़र्फ लोग सख्तियों का वेवेला करते हैं। इस्तेहज़ाया हंसी। उसने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। सामने से हटो। उसकी जुबान काबू में रहने की आदी होती तो वो ऐसे मुश्किल में ना फंसती। रात का सन्नाटा, शम्मों की रोशनी। नशिस्तगाह में दोनों तन्हा। सारा शहर सो रहा था। वो दोनों जाग रहे थे। सारी हवेली महव ख्वाब थी। वो महव कलाम थे। शहर में जिस हसीना की कमी थी वो, शहर में जिस दीवाने की कमी थी वो भी। तुम चाहते हो मैं फिर से तुमसे माफी मांगूं तो ये तुम्हारी भूल है। तुम समझती हो मैं तुम्हारी हर भूल नजरअंदाज कर दूंगा। खता है तुम्हारी। सन्नाटा। माफ ना करने का ऐलान, खता का सवाल। उसने जिंदगी में इतना बदकलाम मर्द नहीं देखा था। वो उसके दांत नहीं, दिलो दिमाग खट्टे कर रहा था। उसका दिल था कि उसे दीवार में चुनवा कर इस दीवार को जमीन में धंसा दे, ऊपर कैद खाना बनवा दे, वहां इस जैसे बदकलाम कैदियों को रखा जाए। उसे तुंद नजरों से घूर कर रास्ता छोड़ दिया। 2 कदम पीछे हुई बुज़दिल। रास्ता छोड़ देने पर तंज किया। ना मालूम संजीदा था या शरारत करता था। बुज़दिल ने चंद कदम बढ़ाकर ताक से वजनी शम्मा दान उठा लिया। उसके सर पर मारना चाहती थी। बाद में कह देती किसे गुमान हुआ था कि कोई चोरी करने आया है, धोखे में मार दिया। चोर अम्मा के कमरे की तरफ भाग चुका था। दस्तक देने ही वाला था। शम्मा दान उसके सर का निशाना ले चुका था। चिराग, एक घसीली आवाज की गूंज उपड़ी। चिराग का दिल धक से रह गया। रात की तन्हाई, वो दोनों और तीसरी आवाज। उसने कभी इस आवाज को इतने गुस्से में नहीं सुना था। चिराग, चिराग पा है। शम्मादान बुलंद है। निशाने पर शम्स है। और पीछे किसकी चिंगार है? ये सब पढ़ने के लिए पूरे का पूरा 1 महीना यानी 30 दिन इंतजार करें।